2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गिरी। आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा क्रमश। बोर्ड परीक्षा में प्रातः 8:45 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा क्रमश 17 एवं 18 फरवरी से होने जा रही है। छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रातः 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें। 8:45 बजे के पश्चात किसी भी छात्र एवं छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये जानकारी भिंड कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार, एसएसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एडीएम प्रवीण कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी हरिभवन सिंह तोमर ने पत्रकारों को दी है। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पुलिस सतर्क है। भिंड जिला में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में नकल मुक्त एवं शांतिपूर्वक शिक्षा संपन्न करने के लिए भिंड एसपी ने 25 पुलिस मोबाइल वैन, 300 जवान और ड्रोन की निगरानी में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इतना ही नहीं, जो संवेदन एवं अति संवेदनशील केंद्र है उनके आधार पर वहां पर व्यवस्था की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने पूरा डिप्लॉयमेंट अपना प्लान कर रखा है। जो 60 केंद्र हैं उनमें संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस को लगाया, करीब 300 पुलिस वाले वहाँ पे लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने करीब 25 मोबाइल्स भी चलाई हुई हैं जो पूरा क्षेत्र कवर करेंगी। उनके रूट भी निर्धारित किए हुए हैं, कौन कौन से स्कूल्स उनके द्वारा कवर किए जाना है ये भी तय किया हुआ है। इसके साथ साथ जो हम लोग विभिन्न स्कूल हैं उनको हमने चिन्हांकित कर रखा है। जिनमें बाउंड्रीज नहीं है ऐसे स्कूलों को भी हमने चिन्हित कर रखा है। जो ऐसे लोग हैं जिनका पूर्व में इस तरह का रिकॉर्ड है या शोहरत है कि जो इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जिस दिन परीक्षाएं होंगी उस दिन हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी जो है ऐसे जगहों पर सर्वेलेंस कराएंगे कि कहीं पे इस प्रकार की कोई चीटिंग जैसी कोई कार्रवाई ना हो। और इसके साथ साथ जो इस मामले में लोग हैं उनको भी उस दिन हम लोग टारगेट करके रखेंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको प्रतिबंधात्मक रूप से निर्वात करके रखा जाएगा ताकि वो इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी ना कर सकें। जो परीक्षा केंद्र या परीक्षा से जुड़े नकल माफिया हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि परीक्षा से पहले छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, इसके लिए डीजे साउंड इत्यादि ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाई है। और यदि फिर भी कुछ लोग शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों में इनका उपयोग कर रहे हैं तो सूचना मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता होगी कि शांतिपूर्वक बिना नकल के परीक्षाएं भिंड में संपन्न कराई जाए। आपको अभी बताया कि जो 2018 में केंद्र थे वही केंद्र इस वर्ष है। तो 60 केंद्र हैं जो पहले थे। और परीक्षा में संख्या की मैं बताना चाह रहा हूं, अब की बार हमारे यहाँ जो है 24,000 छात्र हाई स्कूल में हैं और 14,244 हायर सेकेंडरी में है। ये मतलब 2015-16 की जो संख्या है उससे जस्ट आधा है। 50,000 थे उस समय। तो जो भीड़ थी वो गायब है। अब केवल वही बच्चे हैं हमारे जो पढ़ना चाहते हैं। वही हम चाहते हैं कि एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बच्चों को मिले और भिंड के ऐसे अच्छे नागरिक बने जो हमारे प्रदेश में ही नहीं देश में और विदेश में नाम रोशन करें। जो बच्चे पहले से बीमार हैं, जिन्हें बुखार है। बड़नगर यातायात की समस्या को लेकर एसडीएम पुलिस प्रशासन व नगर पालिका की टीम के साथ पहुंची बड़नगर मार्केट में यातायात व्यवस्था कार्रवाई दुरुस्त। बड़नगर एसडीएम निधि सिंह यातायात व्यवस्था, जो कि बड़नगर में लगातार यातायात व्यवस्था चरमई हुई है और आने जाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आज प्रशासन ने एक सूचना की लाइन बनाई और ठेला व्यापारी व अन्य व्यापारियों को हिदायत दी है अगर चूने की लाइन व क्रश करते हैं तो और अतिक्रमण करते हैं तो उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। अतिक्रमण के कारण आए दिन यातायात बाधित होता है, जिसके कारण प्रशासन के पास कई शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसडीएम दल बल के साथ पहुंचे, जिसमें थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, नगर पालिका सीएमओ संदेश वर्मा और
प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने का कार्य किया। इसको लेकर एसडीएम ने कहा है कि लगातार हमारे द्वारा यातायात व्यवस्था सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि बड़नगर में यातायात व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है। आज लाइन डाली जा रही है और व्यापारी द्वारा अतिक्रमण किया गया उसको हटाया जा रहा है। ये हमारे द्वारा देखा गया और शहरवासियों की भी बहुत कंप्लेंट थी कि स्पेशली मार्केट एरिया में जो है यातायात की समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही है और लोग कहीं पे भी पार्किंग कर रहे हैं। हॉकर्स और सब्जी वाले ठेले ये भी कहीं पे भी अपना ठेला लगा रहे हैं। तो आज ये पुलिस और रेवेन्यू दोनों ने, नगर पालिका तीनों विभागों ने मिलकर कार्रवाई की है और हमने चूना मिट्टी की लाइन डाली है। हॉकर्स के लिए अलग से जोन बनाया जाएगा, उसके बारे में आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और जो भी ये लाइन है उसके साइड में ही सारी पार्किंग्स और दुकान वाले भी अपना सामान जो है या तो अपनी दुकान के अंदर रखें या उस लाइन के पीछे। अगर मैडम लाइन क्रॉस की जाती है तो किस प्रकार की कार्रवाई? इसके बाद आज तो नहीं कर रहे हैं पर इसके बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। बात ऐसे वैलेंटाइन की है जो आपने पहले कभी ना देखी और ना ही सुनी होगी। क्या परिंदे भी किसी के वैलेंटाइन हो सकते हैं? सुनने में जरूर अटपटा लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बिलासपुर में एक परिवार की परिंदों से ऐसे प्यार की बानगी है कि उन्होंने अपने घर को ही चिड़ियाघर में बदल दिया है। 300 से ज्यादा लव बर्ड्स उनके ऑल टाइम वैलेंटाइन है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हेमूनगर निवासी शुभ्रा मुखर्जी का परिवार, जिसके परिंदों से इस कदर दीवानगी है कि इनको एक या दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लव बर्ड्स को अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। दरअसल 2009 में इनके घर एक लव बर्ड ने गंभीर हालत में आकर पनाह ली। मुखर्जी परिवार ने इन नन्हे परिंदों को मानो गोद ले लिया और फिर चिड़ियों के संरक्षण का सिलसिला शुरू किया। आज मुखर्जी परिवार के पास इन रंग बिरंगे परिंदों की एक भारी भरकम फौज तैयार हो गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन बर्ड, लव बर्ड जैसी प्रजातियां शामिल है। परिवार के सदस्य की तरह परिंदे के खान पान से लेकर उनका पूरा ख्याल मुखर्जी परिवार रखता है। हाँ, हम लोगों को तो अच्छा लगता है, कॉलोनी वाले लोग को, सबको। और एक हमारे कॉलोनी की रौनक है चिड़िया बोलने से। और जो ये लोग सेवा करते हैं उसकी, एक बच्चे जैसा बहुत सेवा करते हैं। कुछ बीमार होने से दवाई पिलाना करना, अपने हाथों से खिलाते हैं, सब करते हैं। और ये सब देख के हमको बहुत खुशी लगता है। हमारे इधर कोई गेस्ट आते तो सीधा यहीं पे देखने आते हैं सब, और बहुत अच्छा लगता है सब। बहुत खुश हो जाते हो, तो वहीं से मेरी दीवार से उधर से देख के खुश हो जाते हैं ताकि यहाँ आए देखे। बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे क्या हम क्या सब परिवार पूरा कॉलोनी इंजॉय करता है। नाम बता दीजिए। विनीता कुलते। अब यही इनके ऑल टाइम वैलेंटाइन है। ये उनकी सोच है कि चिड़ियों को किताबों से निकालकर असल जिंदगी में शामिल किया जाए, साथ ही इंसान की तरह अन्य जीवों को भी उतना ही प्यार किया जाए जो उनके जीवन से दूर होते जा रहे हैं। ये घर में पक्षी पाली हुई हैं जी, ऐसा लगता है देख के, कब से जान रहे हैं कि यहाँ पर घर में पंछी है, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। और ये वही 10-11 साल से मैं देखती चली आ रही हूँ। और शुरू में कम था, अभी बहुत सारे हो गए हैं, कलरफुल, बहुत सुंदर, खूबसूरत। और ये जो लबर्ड है ये तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ये पाला हुआ है तो और ही अच्छा लगता है। ये हम जू में देखते हैं या कहीं देख लिए बिकते हुए, और इस तरह का देखना एक बहुत ही अजूबा लग रहा था शुरू में। अभी मेरे को तो 10 साल से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इनका देख रहे हैं जैसे कलरव, पंछियों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं थोड़ा पास में हूँ इसलिए मैं कभी कभी देख भी लेती हूँ। इनका खाना पीना, देखभाल बहुत ही अच्छा से होता है। और ये सभी को, मुझे जो भी देखता है सभी को एक अच्छा क्या बोलेंगे मैसेज देते हैं ये लोग। और मुफ्त में एक हमें खुशी मिलती है, मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इनको देख के। इनका चहकना, इनका फुदकना, इनका फरफराना, ये बहुत अच्छा लगता है। इनको खाते हुए देखी हूँ, दाना चुगते हुए देखी हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं और पास से देखना इतना अच्छा लगता है। और इनमें वो दिखता है, वो स्नेह, वो प्रेम जो शायद अभी इस ज़माने में अभी के वक्त कम है। हमें इनको देख के सीखना है, उस चीज़ को अपनाना है, पंछी को प्यार करना है। अगर आप कर सकते हो, उनको समय दे सकते हो तो पाल सकते हो, देख करके सीख सकते हो। और एक दूसरों को भी एक अच्छा मैसेज जाता है। एक हम
एक पुण्य का काम भी होता है। ये हम पंछी को बचा रहे हैं, उनको सुरक्षित किए हैं, उनकी प्रजाति ये ईश्वर की एक क्या बोलेंगे अद्भुत कुदरत का और ईश्वर की रचना है, सृष्टि है ना। और उनको इस तरह से रखना और पास में देखना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा नाम है सोमी। इन सब में सबसे खास बात यह है कि मुखर्जी परिवार वयस्क हो चुके परिंदों को जंगल में ले जाकर आजाद भी कर देते हैं। अब तक 600 से ज्यादा परिंदों को जंगल में छोड़ भी चुके हैं। शुभ्रा मुखर्जी की सुबह इन चिड़ियों की चहचहाहट के साथ शुरू होती है। रंग बिरंगे चिड़ियों को मुखर्जी परिवार सदस्य की तरह परिवार में शामिल कर चुका है। पूरे परिवार को इस काम में अब खूब मजा आता है। साथ ही आसपास के लोग भी इन लव बर्ड्स को देखने के लिए आते हैं और उनके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करते हैं। लव बर्ड्स को देखने और उनके आवाजों को सुनकर बेहद उत्साहित होते हैं। शुभ्रा मुखर्जी लोगों से अपील भी करते हैं कि परिंदों के संरक्षण के लिए लोग आगे आएं और विलुप्त होते परिंदों के भविष्य को सुरक्षित करें। साथ ही अपने आसपास के हर एक जीव को अपना वैलेंटाइन बनाएं जो उनसे दूर होता जा रहे हैं। कब से शुरुआत हुई है लव बर्ड रखने की, क्या कारण था इसका रखने का? लव बर्ड हो गया 10 साल लगभग होने जा रहा है। और लव बर्ड रखने का कारण पहले कुछ नहीं था। एक बर्ड ऐसे ही आई थी तो उसके बाद उस बर्ड को छोड़ने का मन नहीं किया कि लगा कि बहुत सुंदर देखने में है, पीला कलर का आया था। तो बाद में पता चला कि वो लव बर्ड है। तब हम लोग को जानकारी नहीं था कि लव बर्ड बोल के, बाद में पता चला वो लव बर्ड है। अब ये भी पता चला कि लव बर्ड को हमेशा जोड़े में रखना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग एक तो खरीदने गए, दूसरा पसंद आया, ऐसे करके 14 बर्ड हम लोग खरीदे। और अभी मेरे पास लगभग 350 बर्ड है आज 10 साल में। और 600 के ऊपर बर्ड तो मैं जंगल में छोड़ चुकी हूँ। तो मेरे को छोड़ना अच्छा लगता है। मैं हर साल छोड़ती हूँ, 2-3 बार ले जाके छोड़ती हूँ। तो इतने साल में 600 उसका उतना ही छोड़ चुकी हूँ। आसपास के लोग भी आते हैं देखने के लिए, क्या कहते हैं? आसपास के लोग तो बहुत मतलब प्यार ही करते हैं बर्ड से। तो उन लोग आते हैं देखने के लिए, सब कोई। हम लोग का कभी कभी वैसा होता है कि छत में हम लोग आते हैं सिर्फ बर्ड देखने के लिए और यहीं पर ही इन लोग के साथ पार्टी वार्टी भी करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है। पड़ोस वाले भी सब आते हैं, उन लोग को बहुत ये होता है। इनके पीछे कितना खर्च हो जाता है महीने में? खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये महीना खर्चा होता है मेरा। तो लोग बोलेंगे कि चिड़िया के पीछे इतना खर्चा करना पागलपन है, लेकिन हम लोग का पागलपन ही है जो हम लोग ये चिड़िया पाले हैं। और अच्छा भी लगता है क्योंकि उन लोग का खाना हम लोग जो देते हैं वो जैसे मान लीजिए सीजनल जो देते हैं। ऐसे अभी ठंडी का मौसम गया, इस टाइम पालक भाजी बाज़ार में रहता है तो इन लोगों के लिए पालक भाजी लाते हैं। उसमें रस जो रहता है वही उन लोग पूरा पालक भाजी फेंक देते हैं, लेकिन उसमें का रस इन लोग पी लेता है। गर्मी के सीजन में खरबूजा देते हैं। ऐसे करके उन लोग का हर सीजन का फल उन लोग को दिया जाता है। लोगों को क्या मैसेज देंगे इसके जरिए आप? लोगों को मैं बोलूँगी कि बर्ड्स को प्यार करें, बर्ड्स को रखें। अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसको पाले और एकदम अपने बच्चे के जैसा प्यार करें, बस यही बोलूँगी। आपका नाम? शुभ्रा मुखर्जी। मऊरानीपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चिलक चंद अविवार ने पत्रकारों से बात करते हुए मऊरानीपुर जिले बनाने की बात कही है। मऊरानीपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद्र आहिरवार ने मऊरानीपुर नगर के मोहल्ले पुरानी मऊ से लेकर पूरे बाजार में समर्थकों के साथ जाकर जनसंपर्क कर साइकिल के वेतन को दबाकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर व लोगों का समर्थन मिल रहा है, वैसे ही भाजपा अब घबराई हुई नजर आने लगी है, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका है कि अब प्रदेश के लोग उनकी झूठी बातों में नहीं आने वाले और अब भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना चुके हैं। इसलिए अब हर विधानसभा में बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता पहुंचकर जनसभाओं को लोगों को पार्टी विधायक या भाजपा शासन में हुई गलतियों की माफी मांग रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश की जनता भाजपा के नेताओं को सुनना तो दूर देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप सभी जैसे भी समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट है, उसी तरह 20 फरवरी को एकजुट होकर घर घर लोगों को निकालकर साइकिल वाले बटन को दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनाए और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में अखिलेश यादव
को समर्थन एवं वोट दे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चलकचंद अहिरवार ने 7 नगर व क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और क्या कहेंगे आप इस चुनाव में? नहीं, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का माहौल है। बुंदेलखंड में भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। और अगर मऊरानीपुर की अगर बात करें हम, तो मऊरानीपुर में तो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ मैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मऊरानीपुर की जनता अब चुनाव लड़ रही है। अब पूरा चुनाव जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। अब मऊरानीपुर का बच्चा बच्चा हमारे लिए काम कर रहा है और बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है और बड़े बड़े लीड के साथ हम इस चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि जब जनता मन बना लेती है और हर वर्ग की जनता जब मन बना लेती है तो फिर चुनाव बहुत आसान हो जाता है। इसलिए लड़ाई अब हमारी बहुत मजबूत हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि 80-20 का अंतर है। मऊरानीपुर विधानसभा की जनता अगर आप पर भरोसा करके आपको विधायक बनाती है तो क्या आप उस पर कितना खरा उतरने का काम करेंगे? देखिए, मेरा जो 34 साल का राजनीतिक जीवन है तो पूरा का पूरा सब खुला हुआ है। बिल्कुल मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आचरण उच्चारण में पूरी तरह साम्य है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैंने पूरे 34 साल के जीवन में मेरे पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, एक FIR तक नहीं है। और पूरा जो भी मेरे पास जो भी संसाधन आए, जो भी चीज़ें आई, तो मैंने लोगों के लिए काम किया, लोगों को दिया है। चीराखाम में स्कूलों में गुणवत्ताहीन एवं घटिया सामग्री से हो रहा है प्याऊ का निर्माण। आपको बता दें कि ये PHE विभाग के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन एवं घटिया सामग्री का उपयोग ठेकेदारों के द्वारा ढकेले से किया जाकर शासकीय धन का दुरुपयोग कर सरकार को जमकर चूना लगाया जा रहा है। तहसील क्षेत्र में पहले शासकीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी एवं अस्पतालों में हैंड वॉश यूनिटों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। वहीं अब स्कूलों में बच्चों के पीने के लिए बनाए जा रहे प्याओं के निर्माण में भी ठेकेदार द्वारा मनमानी पूर्वक कार्य किया जा रहा है। वहीं चीराखाम में प्राथमिक विद्यालय में करीब 1.5 लाख की लागत के प्याओं का निर्माण किया जा रहा है और वहीं ठेकेदार द्वारा प्याओं के निर्माण में बालू रेत के साथ पर डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। वहीं सीमेंट की मात्रा बहुत ही कम डाली जा रही है। इसे देखकर मीडिया कर्मी द्वारा ठेकेदार से पूछताछ की गई तो ठेकेदार द्वारा मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता का व्यवहार कर उससे उसका कैमरा छीन लिया गया। आखिर इतना पावर ठेकेदार के पास आता कहां से है? क्या इन भ्रष्ट आचार में विभाग के अधिकारी भी शामिल है? अब देखना ये होगा कि खबर चलाई जाने के बाद विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। अब आर्जमन को मिलेगा महाकाल के गर्भगृह में निःशुल्क दर्शन प्रवेश। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में मेला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिए गए कि अब प्रोटोकॉल सुविधा हेतु भस्म आरती की तर्ज पर प्रतिदिन दर्शन हेतु प्रोटोकॉल के निश्चित श्रद्धालु निःशुल्क दर्शन करेंगे। पुजारी पुरोहित की 1500 की जलाभिषेक रसीद से दिन में 3 बार अर्थात प्रातः, दोपहर व शाम के निर्धारित समय में गर्भगृह में प्रवेश हो सकेगा। सप्ताह में 4 दिन अर्थात मंगलवार, बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार को दोपहर 1 से 4 के दौरान आमजन गर्भगृह में निःशुल्क दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शेष समय भीड़ कम होने पर भी गर्भगृह में प्रवेश किया जाएगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर व्यवस्थाएं की जाएंगी। देखिए, बीच बीच में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक होती है, सामान्यतः क्वार्टरली होती है, जिसमें कि मंदिर से जो दैनिक कार्य है, बजट है, दूसरे बहुत सारे अभी आप देख रहे होंगे विस्तारीकरण वगैरह का काम चल रहा है, इससे संबंधित छोटे छोटे प्रावधान होते उन सब के संबंध में बैठक हुई थी। और जो आम जन से रिलेटेड है तो वो ये है कि अभी हमारे सामान्य पुजारीगण, पुरोहितगण जो है उनकी 5 रसीद कटती थी, जल अभिषेक 1500 रुपये की, तो प्रति पुजारी जी, प्रति पुरोहित जी, अब उसको 10 बढ़ा के 10 कर दिया गया है। सर साहब, कुछ बताया गया था कि आम श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है, तो ये किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? आप लोग जानते हैं कि कोविड की सुरक्षा अभी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके संबंध में ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार, रविवार, सोमवार जिस दिन ज़्यादा रहता है, रश वीकेंड रहता है, उसको छोड़ के बाकी 4 दिन मतलब मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में यथासंभव यदि सुरक्षा और पर्याप्त कारण है, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो पब्लिक को दर्शन डायरेक्ट गर्भगृह से कराया जाएगा।
सर कोई ये भस्म आरती प्रवेश में और प्रोटोकॉल में भी किसी प्रकार का कुछ परिवर्तन किया गया है क्या? हाँ, एक ये समिति में ये चर्चा हुई कि जिस तरह से भस्म आरती में अलग अलग लोगों को कुछ पात्रता दी गई है, कोटा फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है हमारे यहाँ और सभी के अतिथि हमेशा आते रहते हैं। सभी बहुत प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थान है हमारा, तो जिस तरह से भस्म आरती में कोटा दिया गया है उसी तरह से जो प्रोटोकॉल में लोग आएंगे उनके लिए भी निःशुल्क कोटा निर्धारण किया जा रहा है। आपका शुभ नाम सर? मैं आर के तिवारी मंदिर से। धन्यवाद। एक दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 1125 यूनिट रक्त एकत्र कर बनाया कीर्तिमान, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया अपना नाम दर्ज। ब्लड बैंक में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की प्रेरणा से और विभिन्न समाज सेवी संगठनों की मदद से सीहोर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक ने अनोखा कीर्तिमान बनाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। ब्लड बैंक में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से ग्रामीण क्षेत्र में एक ही दिन में 1125 यूनिट ब्लड एकत्र कर कीर्तिमान बनाया। ब्लड बैंक की इस उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली और ब्लड बैंक सीहोर का नाम दर्ज किया गया। ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मियों के सहयोग के चलते वर्ष में तकरीबन 5000 यूनिट ब्लड एकत्र किया जाता है, जिसके चलते सीहोर के अलावा भोपाल को भी ब्लड यूनिट की आपूर्ति की जाती है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर PS आर्मो। डॉक्टर आर्मो जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो ब्लड बैंक है इसका नाम जो है गोल्डन बुक रिकॉर्ड में आया है, तो ये किस तरीके से संभव हुआ? ये हमारे यहाँ के ब्लड बैंक के यूनिट इस जागरूकता अभियान में अपना पूरा समय देते हैं, पूरा ड्यूटी देते हैं। इसके कारण हमारा शिविर जो 1100 यूनिट हमने वहाँ से एकत्र किए हैं वो संभव हो पाया है और इनमें हमारे कार्यकर्ता और हमारे स्टाफ का पूरा योगदान है। लगभग एक वर्ष में कितने यूनिट रक्त अपन ने यहाँ से निकाला होगा? हम इस तरह के छोटे बड़े रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं, जिसमें साल भर में 5000 रक्त यूनिट जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक द्वारा किया गया है। ठीक सर, यही एक आईडी पे बोल देना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर मालवी है। अमर जी, हम देख रहे हैं कि ये रक्त ब्लड बैंक जो है इसका नाम जो है गोल्डन बुक में आया है, तो ये किस तरीके से आपने संभव किया है? विभिन्न समाज सेवी संगठन जो होते हैं उनके माध्यम से रक्तदान का आयोजन किया जाता है, जो कि बड़े स्तर पे किया जाता है, जिससे जितनी क्षमता होती है क्षमता अनुसार करता है, जिससे लोगों की जान बच सके। तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए तलेन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसमें कितने यूनिट रखते? उन्होंने उसमें 1125 यूनिट ब्लड डोनेशन करा है। एक दिन में सर्वाधिक एक दिन में सर्वाधिक ब्लड डोनेशन करा गया है वहाँ पर। उसी के चलते ही गोल्डन गोल्डन बुक में नाम दर्ज हुआ है। संत रविदास जी महाराज की जन्म जयंती पर नगर में निकाला जुलूस। संत रविदास जी महाराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर झकनावाड़ा स्थानीय श्री राम मंदिर के रेदास समाजजनों द्वारा झकनावाड़ा, कुमाखेड़ी, बिजनौरी, बिजौरी, झोसरपाड़ा, बखतपुरा, ताड़खेड़ी, गरवाखेड़ी, सेमलिया के समाजजनों ने एकत्रित होकर डीजे के साथ संत श्री रविदास जी महाराज की तस्वीर को ट्रैक्टर ट्रॉली में पुष्प मालाओं से सुसज्जित कर नाचते झूमते नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला, जिसमें संत श्री रविदास जी महाराज के गगनभेदी नारों से नगर गुंजायमान हुआ। जिसके बाद उक्त जुलूस का वापस श्री राम मंदिर परिसर पर ही संत श्री रविदास जी महाराज की आरती उतारकर प्रसादी का वितरण किया गया। संत श्री रविदास जयंती के अवसर पर जुलूस नीम चौक झकनावाड़ा प्रांगण पहुंचा, जहां महाकाल जीव दया समिति के सदस्यों द्वारा संत श्री रविदास जी की तस्वीर पर पुष्पमाला पूजन कर जुलूस में पधारे समस्त भक्तों को रसना पिलाकर स्वागत किया गया। जिला में तहसीलदारों का हड़ताल आज भी तीसरे दिन भी जारी। तहसीलदारों के मांग पर राज्य शासन नहीं है गंभीर, राजस्व प्रकरण जिले भर में है लंबित। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के न्यायालय परिसर में नायब तहसीलदार लिपिक एवं भृत्य से मारपीट एवं गाली गलौज की घटना को लेकर बलरामपुर जिले के तहसीलदार भी काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज तीसरे दिन भी डटे हुए हैं।
तहसीलदारों की हड़ताल को राज्य शासन के द्वारा गंभीरता से नहीं लेते हुए आज तीसरे दिन भी कोई आश्वासन राज्य शासन की ओर से नहीं मिलने से राजस्व प्रकरण के मामले जिले के तहसीलों में लंबित पड़े हुए हैं। आम जनता को सैकड़ों किलोमीटर दूरी से चलकर तहसील कार्यालय आने के बाद तहसील के चक्कर काटकर घर वापस होना पड़ रहा है। हमारे रिपोर्टर आफताब आलम से बात करते हुए अध्यक्ष एवं तहसीलदारों राजपुर सुरेश राय ने कहा कि प्रदेश संगठन के द्वारा राज्य स्तर पर बात चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय आउट ऑफ स्टेट हैं, जिसके कारण थोड़ी विलंब हो रही है। हमें पूरा भरोसा है जल्द हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हम काम पर लौट जाएंगे। वहीं प्रदेश संगठन के आह्वान के बावजूद कोई तहसीलदारों के द्वारा संगठन के निर्देश का पालन नहीं करते हुए शासकीय कार्य भी किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं संगठन में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। संगठन के पदाधिकारी एकजुट नहीं है, जिससे नहीं लगता कि तहसीलदारों की मांग राज्य शासन के द्वारा इतनी जल्दी मान ली जाएगी, क्योंकि जब तक राज्य शासन के शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होंगे, राज्य शासन को इस बात का एहसास नहीं होगा कि तहसीलदारों की मांग जायज है। हमें माननी चाहिए शासन की तमाम योजनाएं जनहित में है। जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन गंभीर होकर मामले को लेकर। सर, आज आप लोगों का हड़ताल जो है तीसरे दिन भी जारी है, क्या लगता है शासन आपकी मांग को नहीं मान रही है क्या? नहीं, हमारा जो राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है, हमारे अध्यक्ष हैं, वो कल चर्चा हुई है और अभी सीएम साहब आउट ऑफ स्टेट हैं, इसलिए जो सेक्रेटरी हैं हमारे विभाग के और सामान्य प्रशासन विभाग के, उनसे बात हुई है, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा इसमें। अभी बातचीत चल रही है शासन स्तर पर। सर, पूरे प्रदेश में तहसीलदारों का हड़ताल जारी है, उसके बावजूद भी राज्य शासन को मामले का जो है संज्ञान लेने में इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या मामला है, कुछ आप लोगों को लगता है क्या? असल में हम लोग बहुत पहले से इस बात को अनदेखा करते हुए आ रहे हैं। हमको समस्याएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन अभी हम खुल के सामने आ गए हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। पहले तो घटनाएं होती रहती थी, लेकिन उसको पर्सनली अपन सेटल कर लिया करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि आगे भविष्य में ऐसा सेटल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको सुरक्षा चाहिए। तो शासन उस पर चर्चा चल रहा है शासन स्तर पे, जैसे ही होगा वैसे हम लोग। सर, ऐसा नहीं लगता है कि संगठन के जो आह्वान है उसके बावजूद भी आपके तहसीलदार स्तर के अधिकारी आपके काम कर रहे हैं अभी? नहीं, ऐसा अभी तक मैं तो इस ज़िले की बात करूंगा क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सारे साथी ज़िले पे ही आके धरना दे रहे हैं प्रतिदिन। हमारे पास एक दस्तावेज है जो 14 तारीख को आप लोग हड़ताल में बैठे हैं और 14 तारीख को भी आपके ज़िले के कहूँ कि तहसीलदार काम किए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 14 तारीख को हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 12 बजे तक हम लोग पहुँच पाए थे अपने पंडाल पे, तो हो सकता है कि कोई बहुत ज़रूरी रहा हो। हम भी जनता की सेवा करते हैं, अगर चाहे कि किसी का काम अगर हो रहा हो तो कर लिए हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 के बाद से अपन जब से बैठे हैं यहाँ काम बिल्कुल ही बंद है। संगठन के आह्वान पे कड़ाई से आप लोग जो है डटे हुए हैं? जी बिल्कुल। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कब तक डटेंगे सर, क्या लगता है कोई अब ये तो प्रांत स्तर पे बात हो रही है। हमको जब भी निर्देश मिल जाएगा कि हमारी मांगे पूरी हो गई हैं या शासन ने जो भी कहा है वो हमको पता चल जाएगा, हम उसी दिन हटा लेंगे, चले जाएंगे काम पे अपने। आज तीसरे दिन होने के बाद भी जो है जिला प्रशासन या राज्य शासन का कोई नुमाइंदा आपके बीच में कहीं कोई आश्वासन? जी, ये बात तो सही है, लेकिन हमारी बात जो है राज्य स्तर पे ही चल रही है। वहाँ कल ही बात हुई है, शाम को ज्ञापन वगैरह दिए हैं और उस पर सकारात्मक चर्चा हो रही है। बस जैसे ही कोई बात होती है हम आपको अवगत करा के चले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रधानमंत्री सड़क में चोरी का अवैध मुरूम खपाया जा रहा है। जिला प्रशासन मौन। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले सड़क निर्माण के कार्यों में खनिज संसाधन की चोरी कर उसका अवैध खनन कर उपयोग किया जा रहा है। ये सिलसिला कोई आज का नहीं बल्कि वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन इस ओर से जहां खनिज अमला उदासीन बना हुआ है, वहीं राजस्व विभाग भी कोई मतलब नहीं रख रहा है। इससे सीधे तौर पर सरकार को राजस्व की हानि तो हो ही रही है। जगह जगह से बेतरतीब ढंग से अपने मतलब के अनुसार मुरूम कर खोदने से जमीन भी खराब हो रही है।
वर्तमान में पेंड्रा के बारी उमराव पंचायत में मुरूम का अवैध उत्खनन जोरों पर है। इस अवैध खनन और परिवहनकर्ताओं तथा निर्माण में चोरी का मुरूम खपाने वालों पर कार्रवाई करने में अपराधियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस अवैधानिक मुरूम का उपयोग प्रधानमंत्री सड़क निर्माण पेंड्रा पतगवा पंचायत से जाबर पंचायत मार्ग में किया जा रहा है। उक्त सड़क में चोरी के अवैध मुरूम बड़े पैमाने पर खपाए जा रहे हैं। इससे निश्चित ही शासन को राजस्व की हानि हो रही है, जो उससे राजस्व भूमि से मुरूम खनन की अनुमति लेने पर राजस्व के रूप में प्राप्त होगी। बहरहाल देखना यह है कि खनिज के चोरों या फिर अवैध कार्यों पर किस तरह का एक्शन कब तक और किस तरह से लिया जाएगा। आपका नाम क्या भी है? राजेश कुमार शर्मा। आप क्या काम करते हैं? मैं सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर हैं? मुरुम ये रोड में जा रहा भैया, आप बाइट ले रहे हो तो आप उनका लीजिए ना। नहीं, बाइट नहीं ले रहा हूँ मैं। बिना परमिशन के आप लोग खुदाई कर रहे हो, बस रोड में डाले जा रहे हो। है आपके पास परमिशन? मैं यहाँ पे कहाँ रखा भैया परमिशन, बोल रहा हूँ मेरे पास मेरे को जानकारी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।